नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सियासत के खेल में हमारी जो वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, वही हमारे दुश्मन की ताकत होती है। यानी हमारी जो वीकनेस है वही सामने वाले की स्ट्रेंथ है। और कुछ ऐसा ही 2024 के फाइनल में हो रहा है। इंडिया अलायंस या बोले तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही मोदी जी की आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो कमजोरी है, ये जो गलती है, अगर इसको कांग्रेस दुरुस्त कर लेती, विपक्ष दुरुस्त कर लेता है, तो ये बात सच है कि फिर मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मोदी जी को फिर जाना होगा। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कमजोरी है क्या, विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, और क्या आजकल राहुल गांधी अपनी टीम के साथ इस कमजोरी को ठीक करने के लिए दिन रात जुट गए हैं, और क्या इस गलती को वो आने वाले 4-5 महीने में ठीक कर लेंगे। और ये गलती अगर ठीक हुई तो जैसे मैंने पहले कहा, क्या मोदी जी को फिर कुर्सी छोड़नी ही होगी। अब दोस्तों, मोदी जी ने कौन सी दुखती रग पकड़ रखी है विपक्ष की, और इसी दुखती रग से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी आजकल किस सीक्रेट मिशन पे लगे हुए हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा आप एक नक्शा देखें, पॉलिटिकल मैप देखें 2019 लोकसभा के जो चुनाव परिणाम हैं। और अगर आप ये नक्शा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे वो पश्चिमी भारत हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरा का पूरा जैसे मोदी जी ने स्वीप कर दिया। और ये जो ऑरेंज रंग दिख रहा है, ये जो नारंगी रंग है, दरअसल ये हर कंस्टिट्यूंसी की वो सीट है जो बीजेपी ने जीती, जिसको ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई किया गया है। कुल मिलाकर 15 राज्य हैं, और इन 15 राज्यों में मोदी ने ही खुला खेल खेला है। 15 राज्य जहां आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूरी तरह से जैसे निचोड़ दिया हो या उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। 15 राज्य हैं, 320 सीटें हैं, और इन 320 सीटों में मोदी जी 233 सीट जीत ले गए। 233 सीट्स आउट ऑफ 320 सीट्स, एक तरह का रिकॉर्ड है पिछले कुछ दशकों में। और यहीं पर मोदी जी ने सेहरा पहन लिया प्रचंड बहुमत का। अब दोस्तों, अगर आप ये स्कोर बोर्ड देखेंगे, या मैं यूं कहूं रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि विपक्ष कहां मात खा गया, और बुरी तरह से मात खा गया। अगर आप देखें जो सीटें हैं, 320 सीटें, जैसे बिहार में 40 सीटें हैं, उसमें बीजेपी 17 ले गई, हालांकि 39 सीट ली थी नीतीश के साथ, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 9 ले गई बीजेपी, 2 सीटें मिली। दिल्ली में 7 सीटें लगी, 0 मिला कांग्रेस को। अगर आप देखें, गुजरात 26 में 26, हरियाणा 10 में 10, हिमाचल 4 में 4, जम्मू में 6 में से 3। और दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस लगातार 0 0 0 0 है। झारखंड में 14 हैं सीटें, 11 जीत ले गई बीजेपी ने, 1 मिली। मध्य प्रदेश 29 में 28 ले गए, महाराष्ट्र में 48 में 23 हैं, पंजाब में 13 में 2, कांग्रेस को यहीं पर कुछ सीटें मिली, सिर्फ पंजाब में 8। राजस्थान में फिर 0 सीट कांग्रेस को, उत्तराखंड में फिर 0 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली। उधर मोदी जी आप कह सकते हैं जैसे चौके छक्के लगाते चले गए। कुल मिलाकर 320 सीट हैं, जिसमें 233 सीट मोदी जी ने जीती, और कांग्रेस ने इन 320 सीटों में 320 सीट्स में सिर्फ और सिर्फ 16, ये कोई टाइपो एरर नहीं, कोई गलती मैं नहीं कर गया हूँ, 16 ही सीट हैं, 116 नहीं है, 16 सीट, 320 में 16। यही है वो दुखती रग, यही है वो सबसे कमज़ोर कड़ी, और यही वो 16 सीटें हैं जिनको दुरुस्त करने के लिए, ये जो कमज़ोर कड़ी है, इसको ठीक करने के मिशन में राहुल गांधी इंडिया अलायंस दिन रात लगा हुआ है। उस पर भी मैं आऊँगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो 15 राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस का या विपक्ष की आवाज़ नहीं है, या विपक्ष का कोई काडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, या वोटर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सच ये है कि अगर आप 2009 का देखें पीरियड, जब मनमोहन सिंह दोबारा सत्ता में आए थे, तो इन्हीं 320 सीटों में
120 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और यही 120 सीट जीत के बीजेपी को बाहर कर दिया था, दूसरी बार बाहर कर दिया 2004 में, 2009 में। और देखेंगे आप कि जहां यूपी में एक सीट जीत रही है 2019 में, वहां 2009 में 21 सीटें जीती थी। राजस्थान जहां 25 में 0 स्कोर है विपक्ष का, कांग्रेस का, वहां 25 में 20 सीटें जीती थी। तो कहां तो 2009 में 120 सीटें और कहां 2019 में सिर्फ 16। अगर परसेंटेज के तौर पर अगर ये रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो 87%, 87%, 90% भी आप कह सकते हैं, 90% गिरावट है। मुंह के बल सीधे जमीन पे जैसे गिर गए। ये हाल रहा विपक्ष का। अब राहुल गांधी की जो टीम है उसमें कई एक्सपर्ट्स हैं, कुछ डेटा एक्सपर्ट्स हैं, कुछ रिसर्च एनालिसिस जैसे प्रवीण चक्रवर्ती हैं, उसमें सचिन राव हैं, डेटा रिसर्च, उसमें संगठन के एक उनको ऐसे आदमी मिले हैं KC वेणुगोपाल, जिन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में इस बार कमाल कर दिया है। कई बाई इलेक्शंस भी कांग्रेस ने जीते और विपक्ष के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। नीतीश जो हैं, जिन्होंने पिछली बार बिहार स्वीप कराया था मोदी को, उद्धव ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र स्वीप करा दिया था मोदी को, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बिहार में नीतीश कुमार, ये अब इंडिया अलायंस के पार्ट है। एक बड़ा झटका 440 वोट का इन 2 स्टेट में मिल रहा है। बिहार में 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें। तो आप मान सकते हैं कि 320 में कम से कम 80-90 सीटों पे तो सीधा नुकसान हो रहा है। मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, कर्नाटक की बात नहीं कर रहा। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी डेटा के बेसिस पर हरियाणा में वो कमाल करने जा रहे हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज इस बार रणनीति बना रही है कांग्रेस हरियाणा में, और हरियाणा में एक आप चमत्कार देख सकते हैं 2024 में। पंजाब में भी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो 3 स्टेट हैं जो 2018 में तीनों कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन 4 महीने बाद जब इलेक्शन हुआ 2019 का, तो तीनों बुरी तरह कांग्रेस हार गई। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार इन तीनों स्टेट में कांग्रेस ने टारगेट किया है कि कम से कम 25 से 30 सीटें लानी हैं, और वो आइडेंटिफाई हो चुकी, उस पर काम हो रहा है। और भी बहुत कुछ जो ऑपरेशन है राहुल गांधी का, या आप यूँ कह सकते हैं कि यूनाइटेड अपोजिशन का, बहुत कुछ होने जा रहा है। और आज 2 बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ, 2 बड़े एक्सपर्ट, 2 आप कह सकते हैं सियासत की रिपोर्टिंग में 2 बड़े चेहरे, विनोद अग्निहोत्री, जिनको आप टीवी पे देखते रहते होंगे और छाए रहते हैं वो सोशल मीडिया पे। विनोद अग्निहोत्री 40-45 साल का तजुर्बा है, अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर है, वो हमारे साथ होंगे। कई इलेक्शंस कवर कर चुके हैं 80 के दशक से। और हमारे साथ शीतल पी सिंह होंगे। शीतल पी सिंह भी तकरीबन मैं कह सकता हूँ 4 दशकों का एक पॉलिटिकल करियर है बहुत बड़ा, और ज़्यादातर उनका करियर फोकस रहा है चुनाव पर। वो हमारे साथ होंगे। इन दोनों से समझते हैं कि इस दुखती रग से कैसे छुटकारा पा रहे हैं राहुल गांधी, और जैसे जैसे इस दुखती रग से छुटकारा मिलता जा रहा है विपक्ष को, वैसे ही वैसे मोदी जी के कुर्सी के पाए कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास और शीतल पी सिंह के पास। पहला सवाल जो है वो मेरा शीतल जी है, फिर मैं विनोद जी के पास आ रहा हूँ। शीतल जी, 320 सीटें, 16 राज्य, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है, कर्नाटक सिर्फ मैंने निकाल दिया है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। ये जो राज्य हैं, 320 सीटें, यहीं पर झंडे गाड़ दिए थे मोदी जी ने, और तकरीबन 233 सीट जीत के ले गए थे। उधर अगर आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो हो सकता है जो कांग्रेस के समर्थक देख रहे होंगे उनको शॉक लग जाएगा। कांग्रेस को इन सीटों में सिर्फ 16 सीटें मिली, 16 सीटें। और अगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन राज्यों में कभी सीट जीत नहीं पाई, अगर 2009 की तरफ हम बढ़ते हैं, जब मनमोहन सिंह ने दोबारा सरकार बनाई, तो इन्हीं सीटों में, इन्हीं 320 सीटों में 120 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 120। यानी कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा 2019 में 90% डाउन, एक्यूरेटली अगर कहूं तो 87% डाउन कांग्रेस गई है। मेरा सवाल शीतल जी ये है, आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हिमाचल जीतने के बाद, कर्नाटक जीतने के बाद, कई बाई इलेक्शंस जीतने के बाद, इंडिया अलायंस बनने के बाद, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुए हैं,
क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी 16 की जगह कम से कम 50 सीटें और इसमें जोड़ेंगे? आपको ऐसा लगता है, या ढाक के 3 पात आपको 2019 वाला फिर वही माहौल दिख रहा है? देखिए, 2019 की जब हम बात करें तो ये बिल्कुल याद रखें कि वहां कुछ ऐसी परिघटना हुई थी जो एबनॉर्मल थी। बालाकोट, इसके पहले भारत में युद्ध तो हुए पाकिस्तान के साथ, लेकिन किसी चुनाव से पहले इस तरह का प्रदर्शन भारत ने नहीं किया था। और उसके पहले जो पुलवामा की घटना हुई थी, बड़ी लोमहर्षक घटना थी, जिसमें 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए थे। उससे एक वातावरण देश में बना था। तो इस तरह का प्रदर्शन अब संभव नहीं लगता, क्योंकि वो घटना ऐसी थी कि उससे एक वातावरण बना। जी। और मोदी जी कुशल हैं इस मामले में कि ऐसी किसी परिस्थिति में जिस तरह से उनका मीडिया में और सोशल मीडिया में सांगठनिक अप्रोच है, कंट्रोल है, असर है, उस सब जी। का, और जितना वो खर्च कर सकने की उनके पास सामर्थ्य है प्रचार प्रसार पर, उस सब को मिला जुला के वो एक नतीजा हमारे आपके सामने रहा, जिसका आपने जी। जिक्र किया। जी। विनोद जी, 320 सीटों में 16 सीटें, 16 सीटें, मगर अगर कोई बच्चा ये रिपोर्ट कार्ड घर लेके लौटेगा, सोचिए क्या हाल होगा। या तो घर लौटेगा ही नहीं, या रिपोर्ट कार्ड फाड़ देगा, या फिर घर में सिवाय सदमे के और कुछ नहीं होगा। 320 सीटों में 16 सीटें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस टैली से ऊपर जाएगी? क्योंकि इससे नीचे आप और जा नहीं सकते, इस नर्क से आपको ऊपर ही उठना होगा। क्या इस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में या इंडिया अलायंस इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस अपनी टैली को इंप्रूव करेगी? आपको दिखता है कि कांग्रेस 50 सीटें ला सकती है इन 16 राज्यों में? 320 में क्या 50 सीटें आ सकती हैं? आपको ऐसे आसार दिखते हैं? एक राउंड फिगर मैंने बोला। देखिए, एक बच्चा जो फेल हो जाता है एक एग्जाम में और उसको जलील किया जाता है, घर वाले जलील करते हैं। आप चूंकि बच्चे का उदाहरण दिया ना रिपोर्ट कार्ड का, इसलिए मैं वही चुका। जी। और घर वाले बहुत जलील करते हैं, भाई जलील करता है, पिताजी, माताजी, चाचा, ताऊ सब जलील करते हैं, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा वो है, तुमने जो है तुम 33 नंबर भी नहीं ला पाए, पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। और वो बच्चा अगर साल भर अगले साल जम के मेहनत करता है तो उसमें फिर क्या शक है कि वो फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकता, बशर्ते कि अगर उसकी मेहनत में कोई कमजोरी ना हो। तो ऐसे नतीजे इससे होता है। इसलिए पिछले जो अभी शीतल जी ने कहा 2019 की परिस्थितियों का जिक्र किया, वो परिस्थितियां अगर दोबारा बन जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बुनियादी फर्क है। एक तो पहली बात यह है, जो आपने जो 16 राज्य लिए हैं, इन 16 राज्यों में ज्यादातर वो राज्य हैं जहां से भारतीय सेना के जवान आते हैं रिक्रूट होकर। जी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपका पंजाब, जी हाँ, पंजाब, शायद दिया होगा, जितने भी हैं, है राजस्थान, राजस्थान है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, जी हाँ, राजस्थान है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड है, ये महाराष्ट्र है। तो आप रेजिमेंट्स देख लीजिए, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सारी मराठा रेजिमेंट, रेजिमेंट। मराठा रेजिमेंट, तो ये सब इसी क्षेत्र से। तो जो पुलवामा की घटना हुई और उसके बाद जो बालाकोट हुआ, उसका बहुत व्यापक असर इस क्षेत्र में हुआ। दक्षिण भारत में नहीं हुआ, इस क्षेत्र में हुआ। तो वो एक इमोशनल कारण था ही। और दूसरा, तब जो विपक्ष था 2018 में 3 राज्य जीतने के बाद जो कांग्रेस को गुमान हो गया, जैसे कोई बच्चा छमाही में बड़ा अच्छे नंबर ले आए और उसको गुमान हो जाए कि हमें तो एनुअल एग्जाम की तैयारी ही नहीं करे, तो वो स्थिति हो गई थी कांग्रेस की। उसको लगा कि अब तो हम 3 राज्य जीत गए, अब तो हम बिल्कुल पार कर लेंगे। और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेसियों ने एकला चलो की नीति अपनाई, न कोई गठबंधन की गंभीर कोशिश की, न किसी तरह का अलायंस किया, और लड़ गए। और उधर विपक्ष के जो दूसरे दल थे उनको भी अपने अपना गुमान था, ममता बनर्जी अकेले लड़ रही थी, अखिलेश यादव के साथ मिलकर अकेले लड़ रहे थे। कोई बड़ा गठबंधन ऐसा नहीं था जो चैलेंज कर सकता था बीजेपी को। तो उसका भी एक असर था कि लोग कह रहे थे, भाई जब आप सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं हो तो हम वोट आपको क्यों दें। शीतल जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर हम 2009 की का डेटा देखें, क्योंकि मैं डेटा पे ही बात कर रहा हूं, मैं कोई भी कयास नहीं लगा रहा, डेटा पे बोल रहा हूं प्योर। पिछली बार 2009 में जब यूपीए की दूसरी सरकार आई थी, तो इन्हीं राज्यों से जहां पर मोदी जी ने झाड़ू मारी है जीत की, यहां पर 120 सीटें जीती थी। अगर कांग्रेस 50% परफॉर्मेंस भी दे दे यहां पर,
2009 की तुलना में। तो अगर 60 सीटें भी आती हैं, 60 सीटें भी अगर कांग्रेस ले आए तो मोदी जी 240 के नीचे आ सकते हैं। ये डेटा बोलता है, ये डेटा बोलता है कि अगर 60 सीट्स आती हैं और मोदी जी 2019 जैसी परफॉर्मेंस देते हैं 303 वाली, तो बीजेपी बहुमत नहीं छू सकती। आपको लगता है कि राहुल गांधी कम से कम 50% परफॉर्मेंस तो देंगे? हमारे जी। पास जो तथ्य है, अभी इंडिया टुडे का एक सर्वेक्षण है जिसमें माना गया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता 19 और अब में करीब 4% की बढ़ोतरी मानी है। करीब 27% पे व्यक्तिगत तौर पर उन्हें स्वीकार किया जा रहा है भारत में, और वो भी प्रधानमंत्री के सामने। हम जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी संस्थानों का है और प्राइवेट भी। ऐसे दौर में राहुल गांधी का 27% तक पहुंचना और उत्तरोत्तर प्रगति करना और विभिन्न चुनावों में वो राज्यों के चुनावों में लगातार जीत की ओर बढ़ना, अभी जो 5 राज्यों में हो रहे हैं उसमें बहुत सकारात्मक सर्वेक्षण उनके पक्ष में आ रहे हैं। ये सब चीजें मिलके आपकी जो इच्छा है उस इच्छा तक पहुंचती हुई लगती है। लेकिन फिर जैसा विनोद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आप कोई उस स्थिति का आकलन नहीं कर सकते कि कोई पुलवामा फिर घट जाए, फिर कोई बालाकोट हो जाए, तो आज हम जो भी आकलन करेंगे वो ध्वस्त हो जाएगा। एक नॉर्मल इलेक्शन अगर होगा तो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इंडिया नाम का एक सारे विपक्षी दलों का एक सामूहिक ढांचा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लगभग सहमत है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए 19 की परफॉर्मेंस को दोहराना लगभग असंभव है। बहुत सारे राज्यों से जो सूचकांक आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बाजी इससे ज्यादा जो आप 2009 में देख रहे हैं वो कांग्रेस का तो भले उतना अकेले न हो, लेकिन इंडिया नाम के गठबंधन का उससे कहीं ज्यादा हो सकता है इन्हीं राज्यों। आपका इशारा मतलब बिहार और महाराष्ट्र की तरफ है, जहां हालत सबसे ज्यादा खराब है बीजेपी की। आप बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब अलायंस होने, हरियाणा स्वीप करेगा अगर अलायंस सबका हो गया तो, दिल्ली करेगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी अगर सबका समझौता हो जाता है, सीटों का एडजस्टमेंट मायावती जी से भी हो जाता है और इंडिया लड़ता है, यहाँ की लड़ाई भी बहुत टफ हो जाएगी। गुजरात छोड़ के फिर इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां लड़ाई न हो रही हो। और बिहार और महाराष्ट्र और हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। अप्रत्याशित नतीजे, शीतल जी तेलंगाना से भी नहीं, खैर तेलंगाना को मैंने इंक्लूड नहीं किया इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने जो ये बात कही कि साहब हरियाणा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रही है कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में भी खेल होने जा रहा है। विनोद जी, क्या आप शीतल जी की बात से सहमत हैं कि हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पंजाब हो, आपको लगता है क्या यहां पर इस बार इंडिया अलायंस अच्छी परफॉर्मेंस देगा? देखिए, मैं शीतल जी की बात से 100% सहमत हूं, इसलिए कि मतलब अपना कैविएट हम लोग लगा रहे हैं दोनों लोग कि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। अगर सामान्य इलेक्शन होता है तो इस बार मुकाबला बहुत कांटे का होगा, बहुत कड़ा होगा। जो बात आज आप जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि 320 सीटों में कांग्रेस खाली 16 सीटें जीती या 159 सीटों में सिर्फ 9 सीटें जीती लोकसभा चुनाव में 2019 में, तो ये चिंता और ये विश्लेषण कांग्रेस भी कर रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी अपने भाषण में बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनी तो हम ये और करेंगे, छत्तीसगढ़ में हम ये देंगे अगर राज्य में बनी, और अगर आपने हमारी 5 महीने बाद दिल्ली में सरकार बना दी तो हम आपके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाएंगे, हम आपके लिए ये काम करेंगे जो केंद्र सरकार की होती है। यानी पिछले चुनाव में सिर्फ उन्होंने विधानसभा के लिए वोट मांगा था। इस बार अभी से कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे 24 की तैयारी कर रहे हैं, वो 24 के लिए भी वोट मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव में साथ के साथ। मतलब लोगों को तैयार कर रहे हैं मन से कि विधानसभा में तो हमको जिताइए, लोकसभा में भी हमें आपको वोट चाहिए, तभी हम अपने सारे वादे पूरे कर पाएंगे और आपको बहुत कुछ दे पाएंगे जो अभी तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो 2024 आज के भाषण से मुझे लगा कि ऐसा लगा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव का भाषण हो रहा हो। तो ये बात कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। मैं आ रहा हूं विनोद जी, आपके पास आ रहा हूं। एक चीज मैं शीतल जी से पूछना चाह रहा था। शीतल जी, आप
आपको एक बहुत जबरदस्त फीडबैक मिलता है, क्योंकि आप हमेशा घूमते रहते हैं, जहां इलेक्शन होता है वहां जाते हैं, कभी इस स्टेट में आप हैं, कभी उस स्टेट में। आप बहुत ट्रेवल करते हैं खबरों के लिए, न्यूज गैदरिंग के लिए। जो आपको पल्स मिलता है, जो आपको नब्ज मिलती है इस मुल्क के अवाम की, क्या आपको लगता है कि जो मोदी मैजिक है, वो जो जादू है, कहीं आपको उतरते हुए दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार जो इजाफा हुआ, मोदी जी की ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, अपनी मार्जिन को और बढ़ाया उन्होंने 2019 में, लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक का असर था। ये जादू आपको अभी भी दिखता है, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मोदी पर दिख रही है? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें लोग सोचने लगे। क्या इस तरह का आपको पल्स मिलता है कि मोदी का मैजिक नीचे उतर रहा है, या मोदी का मैजिक बरकरार है? नहीं नहीं, मैं जो अभी फील कर रहा हूं, अगर मैं उसको चरितार्थ होते हुए राजनीतिक रूप से मैं उसको उतना लोगों को सक्रिय होता हुआ नहीं पाता जैसे उत्तर प्रदेश में है। मैं जो सक्रियता यहाँ विपक्ष की होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, वो अनुपस्थित है। लेकिन लोगों में जहां तक बात है, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। अमेठी में एक अस्पताल है जिसको वो ट्रस्ट चलाता है राजीव गांधी वाला, संजय गांधी। और उस अस्पताल संजय गांधी के नाम से है, वो ट्रस्ट वही फंड करता है। उस अस्पताल में एक दुर्घटना हो गई थी, हो जाती है अस्पतालों में, एक डेथ हो गई थी, कुछ उससे रोष था, उसको राज्य सरकार ने सील कर दिया, बंद कर दिया। पूरा अमेठी उसके खिलाफ उमड़ पड़ा सड़कों पर। और मैं आपको बताऊं कि वहां ऐसी हालत हो गई सरकार की कि सब उनके नेताओं की वल्नरेबिलिटी हो गई, उनकी पिटाई हो सकती थी लोगों के बीच। एकाएक अमेठी का वातावरण इस समय बदल चुका है। देखिए, ये सब संकेत, उत्तर प्रदेश को मैं समझता हूं गुजरात की तरह बीजेपी के लिए सबसे बेहतर स्थिति वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ विपक्ष ऐसा कोई चीज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो 24 में कोई चुनौती दे सके। लेकिन यहाँ जनता के बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो असाधारण है। उत्तर प्रदेश की बात छिड़ी है। उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पे 80 सीटें हैं और सेहरा यहीं से बनता है प्रधानमंत्री का, और मोदी जी ने दोनों बार 14 और 19 में पूरी तरह से स्वीप किया। आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर नीतीश कुमार आते हैं, फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं, और जयंत चौधरी हैं वहां पर, अखिलेश यादव हैं वहां पर, कांग्रेस हैं, खड़गे को भी लड़ाने की बात हो रही है, और आखिरी वक्त पर इस बारात में हाथी शामिल हो जाए, मायावती भी आ जाए, इस तरह का एक ग्रैंड अलायंस उत्तर प्रदेश में अगर बने, आपको लगता है कि बीजेपी फंस जाएगी अपने सबसे मजबूत गढ़ में? क्या उत्तर प्रदेश में खेल फंस जाएगा? देखिए, हम सब उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी हैं, शीतल जी भी है, मैं भी हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर भारत में, अगर किसी बारात में हाथी आता था तो उसको बड़ा शुभ माना जाता था। हाथी की बल्कि पूजा वूजा भी की जाती थी। आज यहाँ बचपन में जो बारातें होती, अब तो बारातों का शायद शैली बदल गई है। तो अब आपने कहा कि हाथी आ जाए, तो हाथी आ जाएगा तो फिर तो सब कामय हो जाएगा, मतलब फिर तो वो शुभ हो जाएगा। लेकिन मैं ये तो लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। गुजरात को मैं नहीं मानता कि गुजरात तो एक तरफा बीजेपी या मोदी जी के लिए है। उसमें अगर बहुत कुछ हुआ, एक आध 2 सीट 3 सीट 4 सीट कहीं कांग्रेस निकाल ले, आम आदमी पार्टी समझौता करके निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन 26 वो माइनस करके हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती है कि जो डबल इंजन है बीजेपी का, वो असली रूप से उत्तर प्रदेश में ही है, मोदी और योगी का। मतलब मोदी भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, बनारस से, और योगी तो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री भी है और नेता भी है। और जिस तरह योगी जी ने अपनी लोकप्रियता, अपना एक व्यक्तिगत जनाधार तैयार किया है पिछले 5-6 सालों में, और उसमें मोदी जी का जनाधार, उनकी लोकप्रियता, ये जोड़ करके एक अच्छा खासा वहां मजबूत गढ़ बन गया है बीजेपी का उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर कह रहा हूं, परिस्थितियां इस बार इसलिए बदली हुई हैं कि पिछली बार अखिलेश और मायावती एक साथ जरूर आ गए थे, लेकिन उनके वोटर का अलायंस नहीं हुआ था नीचे, नंबर 1। नंबर 2, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बना था बीजेपी के मुकाबले जो ये विश्वास दिलाता मतदाताओं को कि ये रिप्लेस कर सकता है। इस बार वो ग्रैंड अलायंस बन गया है, और उस ग्रैंड अलायंस में समाजवादी पार्टी एक बड़ा घटक है उत्तर प्रदेश में। मैं एक सीधा सवाल करूंगा, अंतिम सवाल है, और शीतल जी मैं चाहूंगा एक दिलेरी से जवाब आए सुल्तानपुर से। क्या आपको लग रहा है कि मोदी बहुमत छूने जा रहे हैं, या आपको लगता है तीसरी बार शपथ लेना मुश्किल है?
नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, सीधा जवाब। कारण कारण वही कारण सब जो कहीं इसके खत्म पहले करिए। हम कारण वही है जो हमने एलेबोरेट किए। इंडिया अलायंस पहले नहीं था और राहुल गांधी उस तरह से सड़क पर नहीं थे जिस तरह से वो आज सड़क पर है। उन्होंने ऐतिहासिक भारत यात्रा की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो अब तक भारत में किसी और नेता ने इस तरह से संपन्न नहीं की। और उसके बाद से जो परिस्थितियों में बदलाव हम देख रहे हैं सब जगह, सोशल मीडिया पर उनकी जो उपस्थिति है उसकी टंकार हर जगह सुनाई दे रही है और वो इतनी प्रभावशाली है कि उसको रोकने के उपाय करती हुई सरकार नजर आ रही है। तो ये सब जी जो चीजें हो रही हैं ये पहले नहीं घटी थी। अब पूरा परिवार जो है इस समय लगभग सड़क पर है। जी तो अगर ला- इनसे जी यही उम्मीद की जाती थी, कहा जाता था, शिकायत की जाती थी कि आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, सड़क पे आप उतर गए। जी अब उतर गए तो फिर कठिनाई पैदा कर दी उन्होंने। जी जी लास्ट कमेंट विनोद जी, मैं उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूँ। 2019 और 2024 क्या मोदी जी के लिए बहुत डिफरेंट है? 24 जो है वो 19 नहीं है मोदी जी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है, वो सारे पुराने जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। 2019 में लोगों के अंदर एक भावना थी कि यार मोदी जी को एक मौका और देना चाहिए। 2000 और ये इस देश में रहा, जैसे मनमोहन सिंह को दिया मौका लोगों ने कि भाई एक बार और मौका ट्राई और देना करते हैं। चाहिए। तो लोगों को लगता है, लगा पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में ज्यादा लगा जहां प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, कि यार नरेंद्र मोदी जी ने देखिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, नोटबंदी की, जीएसटी लाए, एक ये लाए। मौका और दो। अभी इनके नकारात्मक परिणाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब बड़े फायदे के काम है देश के लिए, इसलिए इनको एक मौका और देना चाहिए। और जनता ने भरपूर वो मौका दिया, छप्पर फाड़ करके मौका दिया। इस बार क्या है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने है लोगों के, उसमें कुछ उपलब्धियां भी है उनकी, उनकी सरकार के कामकाज भी है, जी तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी है, दोनों सामने है। पिछली सरकार में नकारात्मक चीजें लोगों ने सोची ही नहीं थी। कुछ लोग, जनता ने नोटबंदी को जी भी एक अच्छे उसके रूप में लिया था, क्या ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है, जो जो जी उन्होंने कहा लोगों ने माना। लेकिन इस बार लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आप अगर बात करिए लोगों से तो नोटबंदी की भी चर्चा करते हैं, जीएसटी की भी चर्चा करते हैं, वो तीसरी बार चीन क्यों? का जो अतिक्रमण है, वो सारे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे चर्चा करते हैं। तो जी अगर जिसके मन में है कि नेगेटिव ज्यादा हुआ तो खिलाफ जाएगा, जो पॉजिटिव समझेगा वो पक्ष में जाएगा। तो इस बार चुनाव में बटा हुआ है मामला, लोगों की बटा ओपिनियन। हुआ है। पिछली बार एक तरफा मन था कि भाई एक मौका और देना चाहिए। ये मुझे लगता कांटे है की एक बड़ा टक्कर। अंतर है 19 और जी परिस्थिति, 24 में। आप दोनों लोग आए और एक चीज आपने अंडरलाइन की कि परिस्थितियां तो बदली हुई हैं, और जैसा शीतल जी ने कहा कि 272 छूना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात जो आप दोनों ने कहा कि कहीं ना कहीं 2019 वाले राहुल गांधी और 2024 वाले राहुल गांधी जो होंगे एक चैलेंजर के तौर पर उभरे हैं, साथ में इंडिया अलायंस खड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी मोदी जी के साथ है। और जो विनोद साहब ने कहा कि भाई जनता कह रही कि इस बार क्यों, पिछली बार तो था कि एक बार एक मौका और देना चाहिए, दूसरा मौका क्यों दिया जाए। बहरहाल आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन देखना होगा कि 2024 में वाकई होता क्या है। लेकिन 2024 से हम 2023 का जो सेमीफाइनल है 5 राज्यों का, वो भी जरूर देखना चाहेंगे। आप दोनों आए, दोनों ने समय निकाला दोस्तों के लिए हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।